अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब देयर विल बी ब्लड या फैंटम थ्रेड जैसा डायरेक्टर, जो अपनी धीमी, बहुत ही सदी हुई फिल्मों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, जब वो डायरेक्टर अचानक फैसला करे कि उसे एक $175 मिलियन की धमाकेदार एक्शन कॉमेडी बनानी है। तो नतीजा होता है वन बैटल आफ्टर अनदर। हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो एक शराबी, मतलब पूरी तरह डरे हुए पूर्व क्रांतिकारी का रोल कर रहे हैं। और शॉन पेन, उनका तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतना जबरदस्त है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। बिल्कुल, और ऑस्कर की बातें तो अभी से शुरू हो गई हैं। और कमाल की बात यह है कि दर्शकों से बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन फिर भी ये पॉल थॉमस एंडरसन मतलब पीटीए के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। समीक्षक भी उलझे हुए हैं। कोई इसे द बिग लेबाउस्की और सिसारियो का मिक्सचर कह रहा है। हाँ, मैंने भी सुना, और साथ में एक स्क्रूबॉल कॉमेडी भी। सही बात है। ये फिल्म आज की जो सांस्कृतिक बातचीत है उसके एकदम केंद्र में आ गई है। हाँ। ऐसा आजकल फिल्में बहुत कम कर पाती हैं। और शायद यही आज हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म इतनी बहस क्यों छेड़ रही है। बिल्कुल। क्या ये एक शानदार मास्टरपीस है या फिर एक खूबसूरत गड़बड़ झाला? या फिर आज के दौर में शायद यही एक क्रांतिकारी फिल्म की पहचान है। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। ऊपर से देखें तो कहानी का ढांचा बहुत ही क्लासिक लगता है। हाँ, एक हीरो है बॉब, जिसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने निभाया है। वो फ्रेंच 75 नाम के एक पुराने वामपंथी कट्टरपंथी ग्रुप का हिस्सा था। पर अब वो अपनी बेटी विला के साथ दुनिया से छिपकर जी रहा है, नशे में और डर के साए में। एक क्लासिक रिटायर्ड गन फाइटर वाली कहानी लगती है ना? हाँ, जैसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो अतीत वापस आता है स्टीवन लॉकजॉ के रूप में। हाँ, लॉकजॉ एक क्रूर सैन्य अधिकारी है जो बॉब की पुरानी साथी पर्फिडिया के प्रति जुनूनी था, और अब सालों बाद वो वापस आ गया है। और बॉब की बेटी विला गायब हो जाती है। तो यहाँ से कहानी को एक सीधी सादी रिवेंज थ्रिलर की तरह आगे बढ़ना चाहिए। बॉब अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। बेनिशियो डेल टोरो, रेजिना हॉल, टियाना टेलर। हाँ, लेकिन यहीं पर पीटीए कहानी को पूरी तरह से घुमा देते हैं। और यहीं से फिल्म का मतलब असली रंग दिखना शुरू होता है। विलन लॉकजॉ अकेला नहीं है। अच्छा। उसने क्रिसमस एडवेंचरर्स नाम के एक श्वेत राष्ट्रवादी मिलिशिया के साथ हाथ मिला लिया है। क्रिसमस एडवेंचरर्स, ये नाम ही अपने आप में इतना बेतुका है। बिल्कुल, और यहीं आपको समझ आ जाता है कि ये कोई टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं होने वाली। पीटीए यहाँ गंभीर राजनीतिक मुद्दों को एक अजीब, लगभग कार्टून जैसे हास्य के साथ मिला रहे हैं। ये सब सुनने में बहुत भारी और उलझा हुआ लगता है, और सच कहूं तो है भी। हाँ, लेकिन एंडरसन ने इस पूरी कहानी को एक ऐसी चाशनी में लपेटा है जो बेतुकी कॉमेडी, विस्फोटक एक्शन और एक ऐसे टोन से बनी है जो एक पल में गंभीर है और दूसरे ही पल पूरी तरह से अनियंत्रित। ये उनकी पहली वाइड रिलीज है। पहली सच्ची एक्शन फिल्म भी। और शायद कुछ ऐसा बनाने की पहली कोशिश जो बस मनोरंजक हो। और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। एक डायरेक्टर जो अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है, वो अचानक ऐसी फिल्म बना रहा है जो दर्शकों को सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि हंसने और शायद तालियां बजाने पर भी मजबूर कर दे। अच्छा, एक बात जिसने मुझे बहुत हैरान किया, शुरुआती स्क्रीनिंग में इसकी तुलना 1963 की एक स्लैपस्टिक कॉमेडी से की गई। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। हाँ, वही। मतलब एक तरफ तो फिल्म में अप्रवासियों को डिटेंशन सेंटर से छुड़ाने, राजनेताओं के दफ्तरों में बम फोड़ने जैसे गंभीर विषय हैं, और दूसरी तरफ स्लैपस्टिक कॉमेडी। तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है? ये दो अलग अलग दुनिया एक साथ कैसे चल सकती हैं? इसका जवाब है फिल्म की विजुअल भाषा में। पॉल थॉमस एंडरसन ने इसे एक क्या कहते हैं, बुखार वाले सपने की तरह शूट किया है। बुखार वाला सपना? हाँ, उन्होंने विस्टा विजन का इस्तेमाल किया है जो एक पुराना फिल्म फॉर्मेट है। इसका मतलब है कि आपको स्क्रीन पर एक बहुत चौड़ा, ज्यादा डिटेल वाला शॉट मिलता है। तो ये फिल्म को एक क्लासिक एपिक फील देता है। बिल्कुल, जो आज की डिजिटल फिल्मों से बहुत अलग है। तो विस्टा विजन इसे एक पुरानी भव्य फिल्म जैसा लुक देता है, और इसमें आईमैक्स का भी इस्तेमाल हुआ है। उसका क्या असर होता है? हाँ बिल्कुल, जब कहानी के कुछ खास एक्शन सीक्वेंस आते हैं तो स्क्रीन अचानक आईमैक्स फॉर्मेट में बदल जाती है। अच्छा। स्क्रीन का हर कोना भर जाता है और एक्शन मानो आपके चेहरे पर आ जाता है। एक पल आप एक खूबसूरत शांत लैंडस्केप देख रहे होते हैं और अगले ही पल एक विस्फोट आपकी गोद में आ गिरता है। तो ये दर्शकों को कभी भी आराम से बैठने नहीं देता? बिल्कुल नहीं। और ये बेचैनी सिर्फ विजुअल्स में नहीं, संगीत में भी है। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर तो कमाल का है ही। तनाव और शरारत के बीच झूलता रहता है। हाँ, लेकिन असली पागलपन तो इसके साउंड ट्रैक में है।
एक कार चेस सीन के दौरान स्टीली डैन का डर्टी वर्क बचता है। वाह, ये कॉम्बिनेशन तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और वो तो कुछ भी नहीं है, एक जोरदार गन फाइट के बीच में अचानक शेकवेस का मोबाम्बा बजना शुरू हो जाता है। क्या? मोबम्बा? हाँ, ये इतना अप्रत्याशित है, इतना अजीब है कि आप हंस पड़ते हैं। लेकिन किसी तरह ये उस सीन की जो अराजक ऊर्जा है उससे पूरी तरह मेल खाता है। और फिर कहीं द शिरल्स का सोल्जर बॉय जैसा पुराना गाना भी है। मतलब एक तरफ स्लैपस्टिक कॉमेडी और दूसरी तरफ मोबम्बा जैसा हार्ड हिटिंग ट्रैप म्यूजिक। ये तो सुनने में ही पागलपन लगता है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन क्या एक डायरेक्टर जानबूझकर की गई अराजकता के पीछे छिप सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म बस बिखरी हुई है और उसे स्टाइल का नाम दिया जा रहा है? और कई समीक्षकों ने यही कहा भी है, लेकिन मेरा मानना है कि एंडरसन यहाँ अराजकता को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो खुद ही नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, जहां राजनीतिक बहसें चिल्लाने की प्रतियोगिताओं में बदल गई हैं, जहां हिंसा और कॉमेडी के बीच की रेखा वो धुंधली हो गई है। तो फिल्म का स्टाइल उसी दुनिया का आईना है? बिल्कुल, ये अराजकता जानबूझकर पैदा की गई है जो फिल्म के विषयों को दर्शाती है। इस पूरी अफरा-तफरी का माहौल सिर्फ स्टाइल में नहीं, किरदारों के अंदर भी दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद शॉन पेन का किरदार है, जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। उन्हें पहचान में ना आने वाले और अजीब तरह से रिप्ड बताया गया है। लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चर्चा में है? नहीं, ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं या है। इसमें सच में कोई गहराई है? उनकी परफॉर्मेंस को भयानक और अजीब तरह से दुखद कहा जा रहा है, जैसे स्टेरॉइड पर जीता हुआ कर्नल कर्ट्ज। ये तुलना बहुत सटीक है। उनका किरदार लॉकजॉ सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो अमेरिकी मर्दानगी के एक जहरीले रूप का प्रतीक है, जो पुराना पड़ चुका है। हाँ, और अपनी प्रासंगिकता खोने के डर से बौखलाया हुआ है। वो डरावना है, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी भी है। ऑस्कर की चर्चा सिर्फ उनके शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस किरदार को दी गई जटिलता के लिए हो रही है। और दूसरी तरफ हमारे हीरो हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। हम उन्हें वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में बड़े आत्मविश्वासी किरदारों में देखने के आदी हैं। या टाइटैनिक में। हाँ, लेकिन यहाँ उनका किरदार बॉब, वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है और लगभग हर सीन में नशे में धुत है। वो एक ऐसा क्रांतिकारी है जो अब क्रांति से ही डरता है। और ये उनके करियर के सबसे साहसिक प्रदर्शनों में से एक हो सकता है। बिल्कुल, हम लियो को अक्सर शक्तिशाली किरदारों में देखते हैं, लेकिन यहाँ वो एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो शक्तिहीन महसूस कर रहा है। ये क्रांतिकारी नपुंसकता का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन अब खुद को भी नहीं बदल पा रहा। ये एक उलझा हुआ, मानवीय और आश्चर्यजनक रूप से कमजोर प्रदर्शन है। सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही मजबूत है। बेनिसियो डेल टोरो, रेजिना हॉल, टयाना टेलर, ये सब अपने किरदारों में जान डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एंडरसन ने एक बहुत महत्वपूर्ण और सोचा समझा काम किया है। फिल्म में अधिकांश क्रांतिकारी किरदार अश्वेत महिलाएं हैं। अच्छा। और ये सिर्फ दिखावे के लिए या चेकबॉक्स भरने के लिए नहीं है। ये अमेरिका के सामाजिक क्रांतियों के इतिहास की सच्चाई को दर्शाता है, जहां अक्सर अश्वेत महिलाएं बदलाव की लड़ाई में सबसे आगे रही हैं। बिल्कुल। फिल्म चुपचाप ये सवाल उठाती है कि हम क्रांति की कल्पना हमेशा एक खास तरह के पुरुष चेहरे के साथ ही क्यों करते हैं, जबकि असल लड़ाई कोई और लड़ रहा होता है। अगर हम किरदारों से हटकर फिल्म की राजनीति पर बात करें तो हाँ, यहीं आकर फिल्म सबसे ज्यादा विभाजनकारी बन जाती है। ये हमारे समय के हर संवेदनशील मुद्दे को छूती है। आप्रवासन, वामपंथी उग्रवाद, दक्षिणपंथी मिलिशिया और अमेरिकी राजनीति को परिभाषित करने वाली हिंसा का चक्र। और इसी वजह से फिल्म को लेकर राय दो ध्रुवों में बंटी हुई है। एकदम। एक तरफ रॉटन टोमेटोज पर इसका स्कोर 94% है। बहुत ज्यादा ये तो। हाँ, वहाँ समीक्षकों ने इसे शानदार एक्शन से भरपूर एक महाकाव्य स्क्रू बॉल एडवेंचर और पॉल थॉमस एंडरसन की अब तक की सबसे मनोरंजक फिल्म कहा है। लेकिन दूसरी तरफ की राय भी उतनी प्रबल है। बिल्कुल। कुछ समीक्षकों को लगा कि फिल्म के राजनीतिक विचार एक वैचारिक निर्देश की तरह हैं, जैसे कोई उपदेश दिया जा रहा हो। हाँ, एक समीक्षक ने तो यहां तक लिखा कि यह फिल्म दिखाती है कि हॉलीवुड अधिकांश अमेरिकियों से कितना कटा हुआ है। ये एक बड़ा जोखिम है ना? जब कोई फिल्म इतनी मुखर होकर राजनीति पर बात करती है तो हमेशा ये खतरा रहता है कि लोग उसे एक लेक्चर की तरह देखेंगे। जरूर। और यही फिल्म की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है। लेकिन क्या एंडरसन वाकई उपदेश दे रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो दर्शकों के साथ
मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। ये फिल्म उस क्रांतिकारी नपुंसकता की पड़ताल करती है जो तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम शक्तिहीन हैं और चीजें तो ऐसी ही चलती हैं। और शायद यही वो नस है जिस पर यह फिल्म हाथ रखती है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई क्रांति की बात करता है, लेकिन असल दुनिया में बदलाव लाना लगभग नामुमकिन लगता है। ये फिल्म उसी फ्रस्ट्रेशन को पर्दे पर उतार रही है। तो ये उन किरदारों के बारे में है जिन्होंने दुनिया बदलने की कोशिश की और बुरी तरह असफल रहे। बिल्कुल। और अब उन्हें उन नतीजों के साथ जीना पड़ रहा है। फिल्म सवाल पूछ रही है, जब पुरानी क्रांतियां विफल हो जाती हैं तो आगे का रास्ता क्या है? क्या हम हार मान लें या लड़ने का कोई नया तरीका खोजें? और फिल्म का अंत, वो हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता। पर्फिडिया अपनी बेटी के लिए एक पत्र छोड़ती है जो एक वसीयत भी है और एक निमंत्रण भी, और वो इस बात पर जोर देती है कि क्रांति के लिए नए समाधानों की जरूरत है जो उसके हिंसक अतीत से अलग हो। एंडरसन हमें कोई साफ सुथरा समाधान नहीं देते। नहीं, वो अपनी उम्मीद अगली पीढ़ी पर टिकाते हैं और कैमरा विला के चेहरे पर रुक जाता है। ये एक साहसिक और कुछ लोगों के लिए बहुत निराशाजनक अंत है। और यही कारण है कि इस पर इतनी बहस हो रही है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, बजाय इसके कि उन्हें बताया जाए कि क्या सोचना है। ये आपको एक सवाल के साथ थिएटर से बाहर भेजता है। तो आखिर में, क्या वन बैटल आफ्टर अनदर पीटीए की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? शायद नहीं। इसमें दे विल बी ब्लड जैसी गंभीरता या फैंटम थ्रेड जैसी वो नफासत नहीं है। मैं सहमत हूँ। ये उनकी सबसे सुरुचिपूर्ण फिल्म नहीं है, लेकिन यह उनकी सबसे खराब फिल्म भी नहीं है। बल्कि ये आज के समय के लिए उनकी सबसे जरूरी और प्रासंगिक फिल्म हो सकती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो एक ही पल में बेवकूफ़ी भरी और शानदार होने की हिम्मत करती है। और ये काम कर गया। इसने दुनिया भर में $202 मिलियन कमाए और एंडरसन को उनके करियर का पहला नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड दिया। कुछ लोग इससे नफरत करेंगे, कुछ इसे मास्टरपीस कहेंगे, और सच कहूं तो दोनों ही प्रतिक्रियाएं जायज हैं। सही बात है, क्योंकि ये फिल्म पसंद किए जाने की कोशिश नहीं कर रही है, ये महसूस किए जाने की कोशिश कर रही है। ये अस्त-व्यस्त है, अराजक है, राजनीतिक रूप से चार्ज्ड है और पूरी तरह से अपनी धुन में है। और आज के सिनेमाई माहौल में जो फ्रेंचाइजीज और सुरक्षित दावों से भरा हुआ है, सिर्फ इतना कर पाना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। को एक बोझिल काम की तरह सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्में देखकर और फिल्म मेकिंग के हर नियम को तोड़कर खुद को सिखाया। वन बैटल आफ्टर अनदर उसी विद्रोही, जोखिम भरी और अटल भावना को दर्शाती है। हाँ, ये एक ऐसे फिल्म निर्माता की फिल्म है जो 30 साल बाद भी नियमों को तोड़ रहा है, जो अभी भी दर्शकों को चुनौती दे रहा है और उनसे कह रहा है, आराम से मत बैठो, सोचो, महसूस करो, बहस करो। और चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, आप इस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे। शायद यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। फ्रेंचाइजी और सुरक्षित दावों के इस दौर में जहां हर फिल्म एक जैसी लगने लगी है, क्या किसी फिल्म के लिए सबसे क्रांतिकारी काम यही हो सकता है कि वो अविस्मरणीय बन जाए? हाँ, कि वो अविस्मरणीय बन जाए और लोगों को बहस करने पर मजबूर कर दे, चाहे उसे प्यार मिले या नफरत।